रहमान रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ग्रुप। दोस्तों, आज ज़रा हम हट के बात करेंगे। जो ट्रेडिशनली मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर हम तज़िया देते हैं, आज हम उससे ज़रा हट के बात करेंगे और आज हम बात करेंगे अर्तुगरुल ड्रामा के ऊपर, जो कि पीटीवी दिखा रहा है। टीआरटी की बनाई हुई है प्रोडक्शन, दुनिया भर में अपने फतह के झंडे गाड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर तनकीद जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी पिछले ही हफ्ते एक पॉलिटिकल शख्सियत ने ये बयान दिया कि अर्तगल के ज़रिए तुर्की अपनी सकाफत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर फोर्स कर रहा है और पाकिस्तान को शायद कल्चर के एतबार से टर्की फतह करना चाह रहा है। इसी तरीके से आप जानते हैं कि मुख्तलिफ फिल्म डायरेक्टर्स, एक्टर्स और बहुत से दूसरी समाजी शख्सियात इस ड्रामा सीरीज़ के जहाँ पे हक पे बात कर चुकी हैं, वहाँ पे इसके ख़िलाफ़ भी बहुत कुछ जो है वो पाकिस्तान में बोला जा रहा है। और ये एक डिबेट है जो पिछले 2-4 महीने से चल रही है। हालांकि कि ये 2-4 महीने पहले ये शुरू नहीं हुआ था पीटीवी पे, लेकिन जब से ये आया, इसकी उर्दू डबिंग आनी शुरू हुई यूट्यूब के ऊपर और बाकी जगहों पे, तो लोगों ने इसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिया था। अच्छा, अब मैं जो वीडियो का आगाज़ करता हूँ कि आप सबको मालूम है कि मैकावली, वही मैकावली द प्रिंस वाला, वो पहला सोशल साइंटिस्ट था जिसने इस चीज़ का इदराक किया कि हम इंसान जो हैं पैटर्न्स पे काम करते हैं और अगर पैटर्न्स को समझ आया जाए तो हम प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक पैटर्न है कि मैं सुबह एक ख़ास रास्ते से अपने दफ्तर जाता हूँ, फिर एक ख़ास रास्ते से मैं दफ्तर से वापस आता हूँ। सुबह 9 बजे मुझे नाश्ता चाहिए होता है और 9 बजे से आगे या पीछे नाश्ता हो जाए तो वो मुझे एक अनईजीनेस जो है वो फील होती है। इसी तरह दफ्तर का रास्ता अगर मुझे चेंज करना पड़ जाए तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है और मेरे अंदर जो है ना एक हिजान की कैफियत पैदा होती है। इसी तरीके से एक पैटर्न है हमारा कि मैं किसी के साथ कोई मुझे पत्थर मारे तो मैं उसको पत्थर से जवाब दूंगा, ये पैटर्न है। लेकिन अगर कोई मुझे पत्थर मारे और मैं उसे फूल मारूं तो ये पैटर्न से हट के होगा। अच्छा, पैटर्न से जब हट के चीज़ होती है तो वो आपको अनप्रिडिक्टेबल बना देती है। इसी तरीके से जो आपकी परसेप्शंस होती हैं, परसेप्शंस भी चंद पैटर्न्स के ऊपर चलती हैं। और ये पैटर्न्स क्या होते हैं? आपकी परसेप्शंस बनती हैं आपके तजर्बात से, आपकी रीडिंग से, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी परसेप्शन मेकिंग के अंदर जो है वो दखल देते हैं। मीडिया का क्या काम है? ख़ास तौर पे प्राइवेट मीडिया जो है वो आपकी परसेप्शंस बनाता है अकॉर्डिंग टू द सोच ऑफ मालिक जो है या सेठ जो है उसके मफादात के मुताबिक। इसीलिए आप देखेंगे कि ARY की जो न्यूज़ पॉलिसी है वो बिल्कुल डिफरेंट है जियो से, और हर चैनल अपने मफाद के मुताबिक जो है वो अपनी जो है पॉलिसी बनाता है। मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम ये है कि मसला एक ख़बर होती है, वो ख़बर जो है उसको इंटरप्रेट करता है हमारा माइंड अकॉर्डिंग टू द परसेप्शंस जो हमारे जहन में बन गई होती हैं। आपने नोट किया होगा, अगर आप समा देखते हैं तो आपकी जो प्राइमरी सोर्स है वो समा ही है। अगर आप जियो के देखने वाले हैं तो आप जियो ही देखेंगे, अगर आप ARY के देखने वाले हैं आप ARY देखेंगे। आप क्यों उन चैनल्स को प्रेफर करते हो? क्योंकि उधर जो इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स हो रही होती है वो आपकी परसेप्शंस के ऐन मुताबिक होती है और आपकी परसेप्शंस के साथ वो कंपैटिबल होती है। इसलिए आप उस चैनल की या उस न्यूज़ आउटलेट की जो ख़बर है उसको वेटेज देते हो, उसके ऊपर जो है ना उसे आप कबूल करते हो। इसी तरह आप जो अखबारात पढ़ते हो, कोई 92 पढ़ रहा है, कोई नए वक्त पढ़ रहा है, कोई नेशन पढ़ रहा है, द न्यूज़ पढ़ रहा है, डेली टाइम्स पढ़ रहा है, वो क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि उसकी जो परसेप्शंस बन चुकी होती हैं उनके मुताबिक वो पढ़ रहा होता है। और एक बात जो मैंने पिछली वीडियो में भी की थी वो ये थी कि परसेप्शंस जो है ना वो हमेशा रियलिटी से ज़्यादा पावरफुल होती हैं, क्योंकि रियलिटी को जो एक लॉजिकल जो जामा पहनाना होता है वो परसेप्शंस ने बनाना होता है। इसकी मैंने आपको लास्ट वीडियो में मिसाल भी दी थी कि मैंने मसलन अपने छोटे बेटे से कहा कि यार मुझे पानी चाहिए। वो किसी काम से वापस आया था तो मैंने जब उसे पानी का कहा, उसने कहा बाबा 1 मिनट में गाड़ी खड़ी कर लूँ, बाइक खड़ी कर लूँ, मैं आपको पानी पिला दूँ। अब इसी चीज़ को मुख्तलिफ तरीक़ों से मैं आप तक इस बात को पहुँचा सकता हूँ। मसलन मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैंने पानी मांगा, उसने कहा पहले मैं गाड़ी खड़ी करूँगा फिर पानी दूंगा, इसका एक अलग इफेक्ट होगा। फिर क्या हुआ कि मैंने इस चीज़ को ऐसे भी मैं बयान कर सकता हूँ कि मेरा बेटा थका हुआ आया, मैंने उसे कहा यार पानी चाहिए, उसने कहा बाबा मैं अभी आपको पानी देता हूँ, बस ये मैं गाड़ी को स्टैंड पे लगा दूँ। इसका एक अलग किस्म का होगा, यानी कि गर्ज के एक ही वाक़े को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान कर सकते हैं। अच्छा, इस बयान का करने का जो इफेक्ट होगा वो अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शंस होगा कि आप कैसे उसे परसीव करें, आपका फ्रेम ऑफ माइंड क्या है, आपके दिमाग का पैटर्न क्या है,
اور میں اس پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزائرڈ افیکٹس لوں گا اپنی اس بیان کے، اپنے ان الفاظ کے ذریعے جو میں لینا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، اب دنیا جو ہے نا وہ گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے۔ گلوبلائزیشن آپ جانتے ہیں کہ ایک فینومینا ہے جس میں دنیا سکڑ کے رہ گئی ہے، اور اتنی سکڑ کے رہ گئی ہے کہ اب اسے گلوبل ولیج سے جو ہے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ایک واقعہ جو ہے مثلا امریکہ میں ہو رہا ہے، آپ ادھر بیٹھے ہوئے لائیو دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ نے بات کرنی ہے، آپ نے فون اٹھانا ہے، تو اب آپ کو کال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے کہ جس طرح آپ PTCL میں کرتے تھے۔ آپ نے واٹس ایپ ملانا ہے، فوراً ہی دنیا میں دوسرا کونے پہ بیٹھا ہوا بندہ آپ سے بات کرے گا، ویڈیو کے اوپر آپ کے سامنے چیٹ ہو رہی ہوگی، سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو گلوبلائز ورلڈ کے اندر جو گلوبلائزیشن کا فینومینا پیدا ہوا ہے، اس کا تمام کریڈٹ جو ہے وہ تو انڈسٹریل ریولوشن کو جاتا ہے اور ویسٹ میں ہونے والی جو سائنسی ایجادات اور ترقی پہ جاتا ہے۔ اس ترقی کی وجہ سے جب ہمارے یہاں پہ ویسٹ کی سے آئی ہوئی ایجادات آتی ہیں، ہم انہیں یوز کرنا شروع کرتے ہیں، تو ان ایجادات کے ساتھ ساتھ ان کے کلچر اور ان کی ویلیوز بھی ہمارے پاس آتی ہیں۔ مثلا گاڑی کے قوانین کیا ہوں گے، یہ جہاں پہ گاڑی بنی وہ انہوں نے بنائے اور ہم نے وہ اسی طریقے سے اڈاپٹ کر لیے۔ آئیڈیاز وہاں پہ اس وقت بیسٹ یونیورسٹیز کیونکہ ویسٹ کے اندر ہیں، ہم پڑھنے کے لیے ویسٹ جاتے ہیں، پھر ادھر سے وہ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں۔ گلوبلائزیشن نے ایک چیز جو اس کے نتیجے میں ہوئی ہے، متضاد دو چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک طرف جہاں پہ آئیڈینٹی کانشیسنس پیدا ہوئی ہے، وہاں پہ ایک گلوبلائز آئیڈینٹی بھی سامنے آنی شروع ہوئی ہے۔ مثلا ہماری شادیوں کے اندر گانے بجیں گے تو وہ امریکن ویسٹرن میوزک کے مطابق ہوں گے۔ ہمارے سوچ کا پیٹرن، ہمارے جو مختلف کانسیپٹ، پولیٹیکل کانسیپٹس ہیں، وہ سارے کے سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں جو امریکہ سے آئیڈیاز آئے ہیں۔ اب ان آئیڈیاز کے آنے کی وجہ سے جو پڑھا لکھا طبقہ، کیونکہ اس کا جو نظام تعلیم اور اس کا جو ایجوکیشن کا سٹائل ہے وہ، اور نئے آئیڈیاز جو وہاں سے آ رہے ہیں وہ ہمارے اوپر آ رہے ہیں، تو ہم مسٹر براؤن بنتے جا رہے ہیں۔ ہماری زبان کے اندر ہماری اردو کم ہوگی، جبکہ ہماری اس زبان کے اندر جو ہے ویسٹرن جو طریقے اور جو ان کے جارگنز ہیں، جو ان کے سلینگز ہیں، وہ زیادہ ہوں گے۔ اب اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی بیسیکلی، آپ کا کلچر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کون ہیں، لیکن جب آپ کے اوپر کسی اور کا کلچر انفلوئنس ہونے لگ جاتا ہے تو پھر آپ نہیں رہتے ہیں، بلکہ آپ ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ آپ نے بڑا مشہور وہ کہانی سنی ہوگی کہ ایک دفعہ ایک کوے کو مور کے پر مل گئے، تو اس نے کیا کیا کہ وہ مور کے پر لگا لیے۔ اب وہ بڑا ہی زیادہ فخر اور غرور کے ساتھ جب اپنے کووں کے درمیان آیا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا عجیب سی چیز آ گئی۔ جب موروں کے درمیان گیا، انہوں نے کہا یہ کیا عجیب سی چیز آ گئی ہے۔ بیسیکلی نہ موروں نے اسے اپنایا نہ کووں نے اسے اپنایا، تو اینڈ کیا نکلا کہ جب تک وہ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ تھا تو اس کی اپنی برادری میں تو کم سے کم عزت تھی۔ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اب؟ ترکی کا مثلاً ارطغرل پہ ہم نے بات کرنی تھی، ارطغرل پہ ہی میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ارطغرل ڈرامہ اگر اس کی کاسٹ دیکھ لیں، ون آف دی بیسٹ میں نے جو ابھی تک ڈرامے دیکھے ہیں ان 42 ایئرس کے اندر، ایکٹنگ کا معیار ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی اس کی جو پیاری بات ہے کہ اس کے اندر جو کلچر دکھایا جا رہا ہے وہ کلچر میرا کلچر ہے، مسلمانوں کا کلچر ہے۔ ایک ترک قبائل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری زبان اردو جو ہے وہ بھی بیسیکلی نکلی کہاں سے؟ وہ ترکی کی دین ہے، ترک زبان کی دین ہے۔ اردو لفظ بھی ترک ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ مسلمانوں کی ہسٹری سب کانٹیننٹ میں دیکھ لیں تو سبکتگین، التمش، خاندان غلامہ، اس کے بعد جو آئے مغلوں تک، وہ زیادہ تر خاندان کون تھے جو اسلام کو اس ریجن میں لے کے آئے؟ وہ ترکسی تھے۔ تو ترکی کا بیسیکلی یہاں پہ کلچر آ رہا ہے۔ اگر آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ کئی وہ چیزیں، الفاظ جو بولتے ہیں وہ وہی ہیں جو ہم بھی بولتے ہیں۔ ان کا رہنے سہنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت حد تک وہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو لوگ اس ڈرامے پہ تنقید کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ لوگ ہیں جو انڈر دا انفلوئنس آف ویسٹ ہیں، جو اپنی آئیڈینٹی سے کافی حد تک دور ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ ایک فورن کلچر جو ہے وہاں پہ آ رہا ہے۔ میں صرف ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ یہاں پہ انڈین فلمیں آئیں، بہت زیادہ چل رہی ہیں، ہر گاڑی ہر گھر کے اندر سے انڈین گانے نظر آتے ہیں، تو جو لوگ آج ارطغرل سے چیلنج فیل کر رہے ہیں، ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ ان کو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ارطغرل کی وجہ سے پاکستانی کلچر ختم نہ ہو جائے، انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ انڈین فلموں سے ہمارے کلچر کو جو ہے وہ چیلنج مل رہا ہے۔ حالانکہ اگر آپ انڈین کلچر کو دیکھ لیں تو دو قومی نظریہ تو بنا اس لیے تھا کہ ہمارا کلچر اور ہمارا جو رہنے کا طریقہ ہے ان کے کلچر اور ان کے رہنے کے طریقے سے بڑا جو ہے ڈفرینٹ ہے۔ ہمارے بڑے گھر ہوتے ہیں،
जिन की बड़ी खिड़कियाँ होती हैं उनके छोटे घर होते हैं, छोटी खिड़कियाँ होती हैं, उनकी लाइफ स्टाइल के अंदर एक तंगी नज़र आती है, जबकि हमारा मुस्लिम जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर एक वसत नज़र आती है। इसी तरीके से आप देख लें, जो लोग आज अर्तगल पे तनकीद कर रहे हैं उन्होंने कभी तनकीद नहीं की कि जो इधर हॉलीवुड की फिल्में आती हैं बड़े बड़े सिनेमाओं के अंदर बड़ी मशहूरी के साथ वो रिलीज़ होती हैं, अच्छा उनमें से कुछ हिस्टोरिकल भी फिल्में होती हैं, लेकिन जब वो यहाँ पे आती हैं हम सारे जाके उन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, उनकी डीवीडीज़ लेते हैं, घर में देखते हैं। क्या कभी किसी ने जो आज तनकीद कर रहे हैं अर्तगल के ऊपर, क्या कभी किसी ने ये एतराज़ उठाया कि भाई ये पाकिस्तान के ऊपर जो अमरीकी कल्चर जो है वो फतह कर लेगा और पाकिस्तानी कल्चर ख़त्म हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो इस वक्त प्रोपेगेंडा हो रहा है वो उन पैटर्न्स को तोड़ा गया है जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए, जिनके अंदर वो रहने के आदी हो गए थे। मैंने पहले कहा कि हमारी आइडेंटिटी हमें बताती है कि हम कौन हैं, इसलिए आइडेंटिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्तगल ड्रामा हमें ये बता रहा है कि हम कौन हैं। अगर आप उस ड्रामे को देखें, उसका नारा जो है कि हुर्रियत या शहादत, ठीक है, आज़ादी पसंदी, फिर उसमें हम देखते हैं कि उसके थर्ड सीज़न के अंदर जब बाटली बाज़ार के ऊपर अर्तगल का कब्ज़ा होता है और उसके बाद उसकी रियासत शुरू होती है, तो वहाँ पे सुल्तान अलाउद्दीन की कुबात जब आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे अर्तगल की तरफ से, कई कबीले की तरफ से जो गैर मुस्लिमीन हैं उनके लिए खाना जा रहा है। तो क्या ये टॉलरेंस ऑफ सोसाइटी नहीं बता रहा, वो सेकुलरिज्म की वो वैल्यूज़ नहीं हो रही कि एक मुस्लिम रियासत के अंदर एक जो नॉन मुस्लिम है उनकी मदद भी की जा रही है। फिर जो बाटली बाज़ार का हेड है अकाउंट्स का, जो बिज़नेस को देख रहा है, वो भी गैर मुस्लिम है, लेकिन उसको पूरा जो है सपोर्ट किया जा रहा है कि वो अपना काम करे। तो कहने का मकसद ये है कि हमें कम से कम अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी आइडेंटिटी हमारे साथ है तो हमें अपने वजूद का है। अगर हम अपनी आइडेंटिटी छोड़ के से वेस्टर्न या इंडियन आइडेंटिटी उठा लेते हैं, उनका कल्चर उठा लेते हैं, तो फिर क्या होगा कि उनके आइडियाज़ हमें इन्फ्लुएंस करने लग जाएंगे, और फिर उस इन्फ्लुएंस का असर ये होगा कि उस कौवे की तरह ना मोर हमें एक्सेप्ट करेंगे, ना हम अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे। तो अपनी आइडेंटिटी को हमें करना चाहिए। फिर एक और आ रहा है कि फनकार हमारे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कर रहे हैं। मुझे बताएं इस वक्त हमारे ड्रामा सीरीज़ क्या दिखा रहे हैं? इश्क माश के, इखलाक से गिरे हुए सब्जेक्ट्स उठा के, मॉडर्नाइजेशन, ग्लैमर, जिसका आम आवाम और मेजॉरिटी आवाम के साथ जो है किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है, तो उसके असरात माशरे पे क्या हो रहे हैं वो आपके सामने हो रहे हैं। क्या इस वक्त हमारी भी जो फिल्म है और हमारे भी ड्रामे को क्या एवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि वो इस कल्चर की पॉजिटिव वैल्यूज़ को उठाएं, एक मेयार प्रोडक्शन का ऐसा लेके आएँ कि हमें अर्तगल से अपना कल्चर ना सीखना पड़े, हमें वो इस्लामिक कल्चर हमारे ड्रामों में नज़र आए। क्या ज़बरदस्त ज़माना था, अगर आपको याद हो, आज से 25 साल पहले अंधेरा उजाला लगता था, आखिरी चट्टान लगी, उसके अलावा जो है आपका राहें, ड्रामा कहाँ पे गया अब आपका? चीप मौज़ूआत, चीप किस्म की एक्टिंग और पता नहीं क्या क्या। तो खुदारा अपनी आइडेंटिटी को सेव करें। मैं सबसे पहले मुसलमान हूँ, फिर मैं पाकिस्तानी हूँ, फिर मैं पश्तून हूँ और उसके बाद मैं कुछ और हूँ। तो मेरे लिए तो मेरी पहली आइडेंटिटी मेरा मज़हब मुझे दे रहा है, दूसरी आइडेंटिटी मेरा वतन मुझे दे रहा है, और तीसरी आइडेंटिटी मेरी कौम मुझे दे रही है। सो अपनी आइडेंटिटी को पहचानें और समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से आपकी मेरी जहन साजी की जा रही है, और उस जहन साजी के पैटर्न्स को समझ के किस तरीके से सोसाइटी को मैनिपुलेट किया जा रहा है। अगले तज्जिए तक मुझे मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।